चलिए, सो लास्ट क्लास में बेटा पढ़ रहे थे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी क्या होती है उसके बारे में हमने बात किया था। आज हम आगे चल रहे हैं। हमने ये पढ़ा कि सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर हमें गेन करना है तो उसके लिए हमें अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, राइट? ओके, उसी में कुछ आगे चल रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेटेजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सर दोनों में क्या रिलेशन है? हमने एक बात की थी और वह बात ये थी कि सर ऐसा है कि 3 कंडीशन होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में कॉम्पिटिटर से सुपीरियर परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? तो उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। कुछ ऐसा होता है जो कि मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे डिसएडवांटेज मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इक्वल परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो पैरिटी पे होते हैं, राइट? ठीक है। ए कस्टमर अचीव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज व्हेन इट प्रोवाइड्स बायर विद द सुपीरियर वैल्यू। आपको एडवांटेज कब मिलेगा? जब आप बायर को सुपीरियर वैल्यू कंपेयर टू द राइवल सेलर दोगे। मतलब ऐसे कि सर एक कंपनी 400 रुपए में आपको मोबाइल का प्लान दे रही है, दूसरी कंपनी 400 रुपए में मोबाइल का प्लान तो दे ही रही है सेम टू सेम, प्लस उसके साथ कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स भी दे रही है। तो ऐसे में क्या हुआ कि सर सेम प्राइस है, सेम चीज है, पर आप उसको कुछ एड ऑन्स दे रहे हैं, तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, राइट? जैसे कंपनियां कहते हैं कि सर 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पेप्सी है, 2 लीटर कोको कोला है, ठीक है, पर पेप्सी कहते हैं कि हम 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आपको 200 ml फ्री देंगे, तो वो सुपीरियर हो गया, ठीक है? उसको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है एंड ऑफर द सेम वैल्यू। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि सर सेम चीज दे दो, कम रेट पे दे दो, ऑफर द सेम वैल्यू एट फॉर्म, तो लोअर कॉस्ट पे दे दिया। तो सर बोले कि वो 2 लीटर कितने की दे रहे हैं? बोला 90 रुपए की। बोला हम 2 लीटर 70 रुपए की देंगे, सेम लेवल की कंपनियां हैं पर हम आपको सस्ता दे रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। ओके, आगे सुनिए। सर अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये फायदा लंबे समय तक मिले, तो क्या होता है, देखो कोई भी चीज अचीव करना इजी है, उसको मेंटेन करना टफ है, राइट? तो अगर आप चाहते हैं कि ये फायदा मुझे लंबे समय तक मिले, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसी जंप मारनी पड़ेगी कि आपका कॉम्पिटिटर तो बहुत बोलो ना, कई दिन लग जाए उसको, कई साल लग जाए। ऐसा नहीं आपने कुछ किया 5 दिन बाद कॉम्पिटिटर भी आपके पीछे पीछे वहीं पहुंच गया, इतना नहीं होना चाहिए। आपकी जंप ऐसी होनी चाहिए कि उसको आपको कवर करने में 1-2 साल खा जाए, ठीक है? तो सुनिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। द एडवांटेज इज सस्टेनेबल इफ it persists despite of the best effort of the competitor to match or superpass the advantage। सर एडवांटेज ऐसा कि जो हमारे कंपटीटर को बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हमें क्रॉस ना कर पाए, ऐसा एडवांटेज होना चाहिए। The company's strategy is in its action plan for outperforming its competitor and achieving superior profitability. It represents a managerial commitment to an integrated array of considered choices about how to compete। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमें इस चीज में लेके जाता है। स्ट्रेटेजी हमें ये बताती है कि हम compete कैसे करें। देखो सर, कंपटीशन के कई तरीके होंगे, आपने देखा होगा ना, कहीं एथिकल कहीं अनएथिकल। जैसे किसी को एग्जाम में टॉप करना है, तो एक आदमी मेहनत करता है, पढ़ता है, सब कुछ करता है, नोट्स करना, टेस्ट सीरीज देना, सब काम करता है। दूसरा कहता है कि मैं कहीं से पैसे दे के पेपर मंगा लूँ, पेपर का जुगाड़ कर दूं और मैं टॉप आ जाऊं, ठीक है? तो कैसे compete करना है वो आपको देखना है, राइट? ठीक है, आइए चलिए। अब क्या क्या चीजें हैं इसमें, चॉइस जो आप बात कर रहे हो उसमें क्या क्या है? तो सर उसमें देखो क्या क्या है। पहला, हाउ टू अट्रैक्ट एंड प्लीज द कस्टमर। आप कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे खुश करेंगे, वो बात है, ठीक है? कि कस्टमर आपके पास आपका ही प्रोडक्ट लेना चाहे, उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है? कैसे आप compete करेंगे, ठीक है? हाउ यू compete, ठीक है? हाउ टू पोजिशन द कंपनी इन द मार्केट प्लेस। मार्केट में कंपनी को कैसे पोजीशन करें, कैसे कंपनी को खड़ा करें कि उसका नाम बने, ठीक है? देखो छोटी छोटी तो बहुत सारी कंपनियां होती है, पर ब्रांड बनाना बड़ा टफ काम होता है, तो कैसे आप उसको खड़ा करेंगे? हाउ बेस्ट टू रिस्पॉन्ड द चेंजिंग इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशंस। देखिए सर, सबसे टफ काम क्या है? सबसे टफ काम ये है कि सर इन्वायरमेंट चेंज होता है। क्या होता है, आप किसी एक चीज में बेस्ट हो सकते हैं, नो डाउट, आपने मेहनत करी, आपने पता लगाया, स्टडी करी, आप एक चीज में बेस्ट हो गए, ठीक है? पर सर उससे काम नहीं चलेगा। काम क्यों नहीं चलेगा?
कि जब आप एक चीज में बेस्ट होंगे, एक चीजें समझेंगे, तब तक उस फील्ड में कुछ और नया आ चुका होगा, राइट। क्योंकि हम एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में हैं जो कि रोजाना डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, राइट। तो यहां पे ये चीज है, हाउ टू कैपिटलाइज ऑन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हम अपॉर्चुनिटी को कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, ये सब हमारी स्ट्रेटेजी के हिस्से हैं सर, ठीक है। हाउ टू अचीव कंपनीज परफॉर्मेंस टारगेट, तो ये सब आपकी चॉइस होती है जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। जैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, उसमें सेलिब्रिटीज को लेते हैं, राइट, तो वो आपको देखना है। राइवल्स को कैसे compete करेंगे, मार्केट में पोजीशन कैसे बनाएंगे, राइट। इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहे हैं उनको कैसे फेस करेंगे। जैसे समझिए आईफोन है सर, ठीक है, आईफोन है जिसको आप एप्पल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सर इसने अपने आप को ब्रांड बनाया, कोई ऐसा तो है नहीं कि सर 100 साल से ब्रांड है, ठीक है, पर इसने अपने आप को ब्रांड बनाया। कैसे बनाया कि सर इसने पहले सोचा होगा कि मैं कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करूं, मतलब कस्टमर मेरा ही फोन ले ऐसा मैं कैसे करूं। तो इसने कुछ डिमांड पकड़ी, जैसे कि सेफ्टी, कुछ फीचर्स पकड़े सेफ्टी, कि बाकी कंपनियों में इतनी सेफ्टी नहीं होगी, मैं सेफ्टी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। यूनिकनेस हो गई और मैं सेफ्टी भी फोकस करूंगा, ठीक है। सोशल स्टेटस, इसने ये भी पकड़ा सोशल स्टेटस, कि मैं एक महंगा ब्रांड बनाऊंगा जो कि उसकी इमेज ही ऐसी हो कि महंगा है। जैसे ऐसा नहीं है कि आप कई बार अपन मार्केट में जाते हैं और अपने को लगता है कि ये चीज़ तो महंगी है, तो ये इसको आप ये मत समझो कि ये कोई कंप्लेंट है या कमी है कि महंगा है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्योंकि आपके प्रीमियम कस्टमर ही होंगे, आपके लोअर क्लास कस्टमर नहीं होंगे। जो चीज़ महंगी होती है ना उसके प्रीमियम कस्टमर, आज जैसे ऑडी है, BMW है, पोर्से है ना, रेंज रोवर है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको बहुत महंगी है यार, कोई गाड़ी है क्या 5 करोड़ की, क्या बात है इसमें 5 करोड़ की गाड़ी जैसा। कंपनी को आपके इस चीज के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंपनी ही नहीं सोचेगी ओहो इंडिया के 20 करोड़ लोग कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी तो महंगी है तो हमें कुछ करना चाहिए, हमें गाड़ियों को सस्ता करना चाहिए। नहीं, कंपनी नहीं सोचेगी, उसको चाहिए ही नहीं। वो कहता मुझे वो कस्टमर चाहिए नहीं जिसको मेरी गाड़ी महंगी लग रही है, मुझे चाहिए वो लोग जिनको लगता है कि हाँ मैं इस लेवल की गाड़ी चाहता हूं। समझ रहे बात को? तो वो है हाउ टू कम्पीट, राइवल से कैसे कम्पीट करना है, ठीक है, तो वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। पोजीशन द कंपनी, कंपनी को पोजीशन करना है, तो वो भी स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, ठीक है। आप अगर प्रीमियम, आप देखो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, अपने ही 2 सेगमेंट बना देती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको फ्लिपकार्ट का, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट को ये लगा कि भैया हमें है ना कुछ सस्ते प्रोडक्ट भी देने चाहिए, पर प्रॉब्लम है सस्ते प्रोडक्ट देते हैं तो क्या होगा, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, फिर हमारे पास सस्ते प्रोडक्ट ढूंढने लोग आएंगे, महंगा कोई नहीं लेगा। ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सस्ती चीजें नहीं मिलती, उनको 10-20 रुपए का आइटम नहीं मिलेगा। हालांकि अगर वो आइटम रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सेल बढ़ेगी, ठीक है। पर होता क्या है कि मार्केट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक इमेज होती है, ठीक है। अगर उन्होंने वो आइटम रखना स्टार्ट कर दिया तो उनकी इमेज जो है प्रीमियम क्लास से लेके नॉर्मल क्लास में आ जाएगी, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, वो चाहते हैं कि हमारे होटल को प्रीमियम ही माना जाए, ठीक है। फिर चाहे उसमें कस्टमर कम ही आ रहे हैं पर प्रीमियम आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं रखते। अब कस्टमर भी नहीं छोड़ना चाहते। कोई कस्टमर आएगा भैया चाय, अब उसने देखा चाय 150 रुपए की चाय है, अगर वापस चला गया, अब होटल वाला थोड़ी चाहता है कि वो वापस चला जाए। उसको पता है मेरी चाय की कॉस्टिंग है मान लीजिए 5 रुपए 10 रुपए, तो मैं अगर 25 में भी देता हूँ 30 में भी देता हूँ तो नुकसान क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा रेपुटेशन डाउन हो, मेरा ब्रांड की वैल्यू कम हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपने प्रीमियम ब्रांड के बगल में एक दुकान और खोल लेते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि दोनों दुकानें सेम हैं, तो एक तो प्रीमियम और एक उसके बगल में नॉर्मल दुकान या नॉर्मल आउटलेट खोल लेते हैं। तो सपोज एक होटल है, एक उसने बगल में एक नॉर्मल होटल खोल लिया, राइट। अब आदमी उतरा, उसने जाके मेन्यू कार्ड देखा, अरे यार 150 की चाय है यहाँ पे, तो नहीं। बाहर आया, बगल वाले पे गया, कितने की चाय, 30 रुपए की, चलो यहाँ पी लेते हैं, राइट। अल्टीमेटली पैसा मालिक के पास ही जा रहा है। अब उसके दोनों पर्पज सोल्व हो रहे हैं, कस्टमर भी खाली नहीं जा रहा है,
ठीक है, और रेपुटेशन भी दोनों बनी हुई है। जैसे फ्लिपकार्ट ने अभी आई थिंक एक वो बनाया था ना, सॉप्सी बोलते हैं क्या उसको, एक ऐसी कुछ ऐप बनाई थी सॉप्सी करके, ठीक है, वो फ्लिपकार्ट का ही है। आप देखोगे उसकी पूरी थीम फ्लिपकार्ट की, सब कुछ फ्लिपकार्ट का ही है उसमें, राइट। तो उन्होंने क्या किया, इमेज भी खराब नहीं करी, दूसरा ब्रांड बना लिया। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, अपना एक लोअर ब्रांड बना देती है ना, जैसे रजनीगंधा नाम सुना है, रजनीगंधा पान मसाला आता है भाई। तो सर रजनीगंधा बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, ठीक है। तो 20 रुपए की इसकी वो आती है, पुड़िया आती है, 20 रुपए की एक पान मसाला की एक जो पैकेट आती है, पुड़िया बोल दो पैकेट बोल दो जो भी है, वो 20 रुपए की आती है। अब इनको था कि सर हर कोई आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना सर 20 रुपए का पान मसाला, राइट। और बाकी जो ब्रांड है इनके कॉम्पिटिटर्स, वो सर दे रहे हैं जैसे ना वो विमल दाने दाने में केसर का दम, राइट, अब ये दे रहे हैं सर 5-5 रुपए में। तो कंपनी चाहती है हम इससे कॉम्पीट करें, राइट। तो यहाँ पे है ना इन्होंने एक और ब्रांड बनाया तानसेन, अगर आपने नाम सुना हो। वैसे दो भाई हैं अलग अलग, दोनों भाइयों का है, और ग्रुप इनका एक ही है। आप देखोगे ना तो डीएस ग्रुप है, धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, राइट। तो है एक ही ग्रुप के, पर ये दो भाइयों के अलग अलग है। अब इन्होंने दोनों कस्टमर को कैप्चर कर लिया, प्रीमियम कस्टमर रजनीगंधा ने कैप्चर कर लिया और लोअर कस्टमर तानसेन ने कैप्चर कर लिया। समझ रहे बात को? तो ये आपको समझना पड़ेगा कैसे कैप्चर करना है, ठीक है। फिर चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग कंडीशंस, तो सर उसमें क्वांटिटी क्वालिटी कैसे क्या करना है, नयापन क्या लाना है, ये सब चीजें हैं, तो ये सब देखनी है। आइए सर आगे चलते हैं। ए बिजनेस फर्म यूजुअली कंसिडर 3 टाइप ऑफ एजेस। सर बिजनेस फर्म 3 तरीके की स्ट्रेटेजी जनरली यूज होती है। 3 तरीके की स्ट्रेटेजी कैसे, मैं इसको ऐसे समझा देता हूं सर। एक तो ऐसा समझिए एक बिजनेस ग्रुप है, घराना है, बिजनेस घराना, जैसे मान लीजिए अंबानी है, तो ये एक बिजनेस घराना है सर, ठीक है। उस बिजनेस घराने में अलग अलग बिजनेस है, रिलायंस टेलीकॉम है, रिलायंस इंफ्रा है, रिलायंस पावर है, रिलायंस पेट्रो है, रिलायंस और भी है, मान लीजिए फ्रेश है या वो रिलायंस रिटेल जो भी है, ठीक है। अब ये इनके अलग अलग बिजनेस हैं, ठीक है। तो जो ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो एक स्ट्रेटेजी तो बनेगी ओवरऑल, जो इनके बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल पे होगी, हेड लेवल पे होगी। फिर अलग अलग बिजनेस की अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी। सर रिटेल वाली स्ट्रेटेजी पेट्रोल पे नहीं लग सकती और पेट्रोल वाली स्ट्रेटेजी रिटेल पे नहीं लग सकती, तो बिजनेस वाइज स्ट्रेटेजी होगी, वो अलग अलग बिजनेस की होगी। फिर उन बिजनेस में, ठीक है, फिर उन बिजनेसेस में क्या होगा सर, उन बिजनेसेस में वो होगा अलग अलग फंक्शन होंगे भाई, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, तो उनकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होगी। यस, उनको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रेटेजी। ऐसे समझिए, आप समझ गए बात को कि सर मेरा एक हमारी पूरी फैमिली है तो वो कॉर्पोरेट हो गया, उसके बहुत सारे बिजनेस हैं B1 B2, तो इनकी जो स्ट्रेटेजी बनेगी वो बिजनेस लेवल हो गया। फिर इन बिजनेस में अलग अलग फंक्शन है, एचआर है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, इन्वेंट्री है, तो इनके अलग अलग होगी, ये फंक्शनल हो गया। इस तरीके से 3 लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। इट इज कंसर्न विद द ओवरऑल पर्पज एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ वैल्यू बी एडेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स एंड प्रोडक्ट लाइन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सर कंसर्न विद द ओवरऑल पर्पज एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओवरऑल आप क्या चाहते हैं वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होती है, वो बिजनेस कंपनी लेवल होती है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारी कंपनी है रिलायंस, तो यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी बनेगी वो कॉर्पोरेट लेवल है। अब इसमें है रिलायंस पावर, तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग, रिलायंस इंफ्रा, तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग। तो इसमें अलग अलग बिजनेस हमने कर रखे हैं, तो उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनेगी, वो बिजनेस स्ट्रेटेजी में आ जाएंगे, राइट। तो इट इज अबाउट हाउ टू compete सक्सेसफुली इन ए पर्टिकुलर मार्केट, ठीक है, ओके। इट emphasize improvement of the competitive position of a organization's product or service in the specified industry or market, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक बिजनेस के लिए या मार्केट के लिए कवर होती है। अब आ जाइए फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हैं। इट इज कंसर्न विथ हाउ द कंपोनेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ए कंपोनेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
डिलीवर इफेक्टिवली द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज और प्रोसेसेस। रिसोर्सेज और प्रोसेस और पीपल के हिसाब से आप कैसे डिलीवर कर रहे हो, मतलब आप प्रोसीजर कैसे कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो, आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो मर्जर, एक्विजिशंस और ये सब चीज़ों के डिसीजन जो है कॉर्पोरेट लेवल पे हो गए। बिजनेस में क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, वो बिजनेस लेवल पे आ गए। उस बिजनेस में फाइनेंस कैसे काम करेगा, एचआर कैसे काम करेगा, वो सब फंक्शनल में आ गए। तो इस तरीके से 3 लेवल पे इसको उतारा गया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, याद करने के हिसाब से ये आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बोलो जी, बात समझ में आ गई? तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल बात करें, मेरे मान लीजिए मेरे है ना, मैं एक कोचिंग का नाम लेता हूँ, कोई भी नाम नहीं लेता हूँ, मान लीजिए एक कोचिंग है। अब ये इसका कॉमर्स सेगमेंट भी है, इसका साइंस सेगमेंट ही है, और इसका कंपटीशन एग्जाम का भी है। इसका ऐसे 3 तरीके से है। ठीक है, तो सर ये जो है ये कॉर्पोरेट लेवल है, कॉर्पोरेट लेवल है। ठीक है, ये बिजनेस लेवल है, बिजनेस लेवल, ये सब बिजनेस लेवल है, इनकी स्ट्रेटेजी बिजनेस लेवल पे बनेगी। अब कॉमर्स के अंदर फिर उसके डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे सीए अलग, सीएमए अलग, सीएस अलग। ठीक है, और इसमें होंगे अलग। ठीक है, साइंस में तो सर साइंस में जो भी होते हैं सारे कोर्सेज 1 2 जो भी कोर्सेज हों, तो इस हिसाब से। ठीक है, तो इसमें जैसे हो गया एसएससी हो गया या यूपीएससी हो गया, जो भी है, तो इनके हिसाब से ये सारे फंक्शनल लेवल हो गए। ठीक है, कोर्स वाइज ले लो या प्रोसेस वाइज ले लो, या इनमें स्टाफ को रिक्रूट कैसे करना है वो अलग हो गया, स्टूडेंट को सर्विस कैसे देनी है वो अलग हो गया। तो ये सब हो जाता है बिजनेस फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी। तो ये 3 तरीके से ये स्ट्रेटेजी डिजाइन होती है। बोलिए, बात समझ में आती है? कोई डाउट है तो बोलो यहां तक। नहीं है? चलिए तो आगे देखते हैं। अब आइए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर स्ट्रेटेजी हमने पढ़ ली और मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, दोनों को मिक्स कर देते हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब स्ट्रेटेजी बनाना, और स्ट्रेटेजी मतलब कि फ्यूचर में हम जो चाहते हैं उसके हिसाब से एक्शंस लेना, और मैनेजमेंट का मतलब है इसको मैनेज करना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड डी चैंडलर इज डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइजेज एंड अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस। मतलब कि सर पहले तो आप ये डिसाइड कर लो तुम चाहते क्या हो, और फिर जो चाहते हो वो अचीव कैसे होगा वो देख लो। बस 2 ही तो काम है, पहली बात कि तुम चाहते क्या हो, और दूसरी बात जो तुम चाहते हो वो अचीव कैसे होगा। ठीक है, बहुत सारे, जैसे एक स्टूडेंट था हमारा, ठीक है, अब मैं ऐसा देखता हूँ तो मुझे कई बार बहुत दुख होता है कि यार बच्चे को पूछने कि भाई तूने क्या किया एग्जाम में, क्या रहा रिजल्ट, कि सर मैं पास नहीं हो पाया। मैंने कहा ठीक है, क्या रीजन रहा, क्या पता नहीं सर, मेहनत तो बहुत करी थी, पास नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने कहा चलो तुम एक काम करो, ऐसे है ना, मैं बताता हूँ ऐसे से पढ़ लो। कि नहीं सर मैं पहले ये पढ़ूंगा, फिर मैं वो पढ़ूंगा, फिर मैं ये पढ़ूंगा, ऐसा कर लूँ। ठीक है, हम कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, ऐसे करो। नहीं नहीं सर वो मेरे को वैसे ही जमता है, वो मेरे को ऐसे आदत ऐसी है, मेरे को वैसे ही सही लगता है, मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब हमें पता है कि वो जो चाह रहा है उससे वो पास नहीं होगा, वो वही गलती दोबारा कर रहा है जो उसने पहली बार की थी। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो समझना ही नहीं चाह रहा, वो सुनना ही नहीं चाह रहा। तो जब वो समझ और सुनना नहीं चाह रहा है तो भैया फिर उसकी मतलब उसकी स्ट्रेटेजी गलत बन रही है। अरे आप समझिए, अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो आप कितनी भी मेहनत करो, हम ये नहीं कह रहे मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप कितनी भी मेहनत करो उसका रिजल्ट नहीं आएगा अगर डायरेक्शन गलत है तो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि सक्सेस मिले तो पहले आपको डायरेक्शन सही पकड़ना पड़ेगा। अब सर बहुत बार होती है कि डायरेक्शन गलत हो जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है, स्टूडेंट की हमारी भी है। आज मैं सीए की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, मैं सीए की प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है सर, इनिशियली जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो बहुत काम ऐसे हुए जिसमें मुझे जेब से पैसा भरना पड़ा। समझना आप बात को, बहुत काम ऐसे हुए जिसमें मुझे अपनी जेब से पैसा भरना पड़ा। अब बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का
कोई काम हाथ में लिया, उसने कहा जी ये काम कर दोगे, हमने कहा जी कर देंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, उस काम की फीस थी, है ना, गवर्नमेंट फीस थी उसकी। समझिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सर एक काम मैंने हाथ में लिया, उस काम की गवर्नमेंट फीस की 4,000 रुपये। ठीक है, और मैंने अपनी प्रोफेशनल फीस जोड़ी उसमें 2,000 रुपये। ऐसे करके मैंने पार्टी को बताए 6,000 रुपये कि भैया 6,000 रुपये लगेंगे, काम हो जाएगा। पार्टी ने कहा ठीक है सर करवा दो, कर दो। हमने कहा ओके। अब नए नए थे ना, उस टाइम तो कुछ पता नहीं था ना, काम तो ले लिया। अब सर हम वो वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हैं तो 4,000 का हमने पेमेंट कर दिया जो करना था। पता चला कि हमने कुछ गलती कर दी अप्लाई करने में। ठीक है, अब अप्लाई करने में गलती कर दी, ठीक है, और उस गलती की वजह से ये रिजेक्ट हो गया, ये रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया। अब क्लाइंट को अगर हम ये बोल दें कि भैया हमारी गलती की वजह से तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या तेरा जो रिजेक्ट हो गई फॉर्म, तो इसमें पहली बात तो क्लाइंट आपसे अपनी पैसे वापस मांगेगा, दूसरा वो आपसे फ्यूचर में कभी काम नहीं करवाएगा, और तीसरा वो 10 लोगों को जाके और कहेगा जी इनको काम नहीं आता है, ये है वो है। समझना, ठीक है, क्योंकि हर इंसान को हर कुछ आए जरूरी नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट आता है ऐसा जरूरी नहीं है, आपको हर फील्ड का नॉलेज हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर अगर सीखने की चाहो तो धीरे धीरे चीजें होने लगती हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या, मेरे पास क्या ऑप्शन था, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिगर अलग हो सकती है, वो चाहे कम भी हो सकती है चाहे ज़्यादा भी हो सकती है, इलस्ट्रेटिव फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, पर एग्जांपल बिल्कुल ठीक है ना, ओरिजिनल है। तो सर अब मेरे पास चॉइस क्या थी, मैं कहूँ सर ये गलती हो गई और ये गलत डाल दिया था और ये तो अब हो गया, क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में वो मुझे 4 बातें सुनाता, कभी दोबारा काम नहीं करवाता और 10 लोगों को भी करता। मैंने कहा नहीं सर वो हो जाएगा, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू से वो काम अटक रहा है। ठीक है, मैंने अपने जेब से पैसे देके ये एप्लीकेशन दोबारा लगाई 4,000 रुपये पेमेंट करके। ठीक है, और इस बार वो जो भी गलती थी वो ठीक करके लगाई, काम हो गया। ऐसे में मुझे लॉस कितना हुआ, अगर इस एग्जाम्पल से चले तो 2,000 रुपये का। भाई 2,000 तो मैंने उससे फीस ली थी, तो मैं मान लेता हूं चलो मैंने कुछ नहीं कमाया, 4,000 मुझे जेब से देने पड़े, तो अल्टीमेटली मुझे 2,000 का लॉस हुआ। जो मुझे 2,000 की इनकम होनी चाहिए थी उसकी जगह मुझे 2,000 का लॉस हुआ, बट वो क्लाइंट मेरा बन गया। ठीक है, और मैं उससे फ्यूचर में कमा लूंगा, कोई बात नहीं, इसमें नहीं कमा पाया, अगला जब मैं उसका काम करूंगा तब कमा लूंगा। ठीक है, और वो मुझे 2-4 क्लाइंट और ला के देगा, प्लस मैं ये सीख गया कि ये काम कैसे करते हैं। ये मैं ये मान के चलता हूं, ये जो मेरे 2,000 रुपए लगे ये मेरे इस काम को सीखने की फीस थी। समझ रहे बात को? अगर मैं इससे घबरा जाता, उसको बोल देता, या मैं ये कहता कि नहीं मैं तो काम ही छोड़ रहा हूँ, ये तो बेकार काम है, इसमें तो जेब से पैसे लग गए, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं सीख पाता। समझ रहे बात को? तो ऐसा बहुत बार होता है, कई बार कुछ हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप जानते हैं हर चीज़ की पेनल्टी है, आप कोई फॉर्म भरना रह गया उसकी पेनल्टी, क्लाइंट ने दे दिया था आप भरना भूल गए। अब बहुत सारी सिचुएशन में क्या होता है, क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट दे दिए तो क्लाइंट तो भैया निष्फिक्र हो जाता है, क्लाइंट कहता मुझे मतलब नहीं है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने तो डॉक्यूमेंट दे दिए। ठीक है, अब जो पेनल्टी है उस पेनल्टी तुम्हारी है। तो मान लीजिए किसी ने रिटर्न के डॉक्यूमेंट दे दिए, अब रिटर्न नहीं भर पाए टाइम पे, तो जो लेट फीस लगती है वो कई बार खुद को बियर करनी पड़ जाती है। ठीक है, आरओसी में बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं, जो टाइम पे नहीं हुए तो उसका फीस खुद को भरनी पड़ जाती है। तो इनिशियली ऐसा बहुत बार हुआ कि बहुत बार पैसे खुद की जेब से भरने पड़े। ठीक है, पर उसी ने हमें काम सिखा दिया। ठीक है, क्योंकि आप जो सिलेबस में पढ़ रहे हैं ना, ये भैया प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं करता। समझ रहे बात को? प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इश्यू हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आज कोई भी डेट ले लेते हैं, मान लीजिए 31 जुलाई 2025 किसी चीज़ की लास्ट डेट है, समझना आप बात को। ठीक है, अब क्लाइंट ने आपको डॉक्यूमेंट दे दिए सर 21 जुलाई 2025 को। ठीक है, 21 जुलाई 25 को, तो क्लाइंट तो अपनी जगह सही है ना, उसकी थोड़ी गलती है, उसने अपने डॉक्यूमेंट दे दिया। अब आप थे कहीं बाहर घूमने फिरने गए थे, आपने क्लाइंट को कहा सर हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप कहीं घूमने गए थे, आपकी कोई इमरजेंसी थी, आपके कोई घर में फंक्शन था, कुछ भी था, तो आपने कहा कि मुझे 28 तारीख तक तो फंक्शन है और 28 तारीख के बाद मैं कर दूंगा काम, कहाँ दिक्कत है? भाई आप भी अपनी जगह ठीक हो, क्लाइंट भी अपनी जगह ठीक है। आपने 21 तारीख को डॉक्यूमेंट लिए, 28 तक आप बिजी थे, आपने कहा 29, 30, 31 3 दिन रहेंगे, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। अब हुआ क्या कि 29, 30, 31 को जब आप वो काम करने बैठे, ठीक है, तो उस दिन वेबसाइट नहीं चली या कोई रीजन रह गया और वो फॉर्म फाइल नहीं हो पाया।
ठीक है। अब आप क्लाइंट को ये थोड़ी कह सकते हो कि भैया 29, 30, 31 को साइट नहीं चली इसलिए तेरा फॉर्म फाइल नहीं हुआ, नहीं कह सकते। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल है तो आप नहीं कह सकते। अगर आपको ये लगता है कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा, मैं क्यों घाटा खाऊंगा, तो आप कह सकते हैं, पर ऐसे में वो जीवन में आपसे दोबारा काम तो नहीं करवाएगा, राइट। तो यहाँ पे तो पर ये आपकी सीखने की फीस है सर इनिशियली, और इनिशियली भी नहीं, मैं तो ये कहूँगा जीवन में हर मोमेंट पे आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। आज मुझे प्रैक्टिस में मान लीजिए 100 काम आते हैं, ठीक है, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जीएसटी से रिलेटेड है, ऑडिट से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड 100 काम मुझे आते हैं। पर अगर कोई ऐसा काम आया 101वां जो कि मुझे नहीं आता, ठीक है, ये मैंने कभी किया ही नहीं आज तक, और आज मैं अगर उसको करने में जाता हूँ तो मुझे इसको सीखने की भी कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है, मुझे उसके लिए रेडी रहना चाहिए, राइट। तो भैया ये एक प्रोफेशनल का लाइफ भी ऐसा कोई आसान नहीं है, पर ये करना है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको यही बोला गया है कि भैया ध्यान दो, है ना, चीज़ों को समझो, क्या चाहिए, कब चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, ओके। तो पहले सोचिए, समझिए, फिर परफॉर्म करिए, आगे चलिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक चॉइस फॉर द फ्यूचर एंड टर्निंग स्ट्रेटेजी इनटू एक्शन। कि सर जब आप मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट का नाम आते ही देखो वो सारी बातें आ जाती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो इसलिए जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात आएगी तो उसमें आप आज किस सिचुएशन पे हो वो समझना जरूरी है, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं वो समझना जरूरी है, और फिर उसके हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी बनती है और उसको अप्लाई करना, ये 4 चीजें जरूरी है। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो फाउंडेशन में भी टॉपर था, वो इंटर में भी टॉपर था, और वो फाइनल में भी टॉपर था, तीनों में रैंक थी उसकी, ऑल इंडिया रैंक थी तीनों में, राइट। तो शारजेन करके अपना एक स्टूडेंट था, तो उसके सर तीनों में रैंक थी, फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, तीनों में रैंक थी, राइट। और वो बंदा सीए भी कर रहा था। तो उसने सर मैं कैसे करूं, मैं पहले सीए करूं, फिर सीएमए करूं, फिर सीएमए करूं, फिर सीए करूं, कैसे करूं। तो हमने उसको प्रॉपर एक समझाया। तो हमने पहले उसकी पोजीशन देखी कि अभी तुम किस पोजीशन पे हो, तुम्हारी 12th हो चुकी है, फाउंडेशन हुआ या नहीं हुआ, किस पोजीशन पे हो, पहले वो देखा, ठीक है। फिर अब तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, इस अटेम्प्ट को ये दे दो, इसमें ये अटेम्प्ट दे दो, इसकी ट्रेनिंग अब कर लो, इसकी ट्रेनिंग तब कर लो, सारे ऑप्शन सोचे। फिर हमने प्लानिंग बनाई कि ऐसा करते हैं, पहले ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, राइट, और फिर उसको अप्लाई किया। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाना और उसको मैनेज करना ये काम होते हैं। स्ट्रेटेजिक पोजीशन इज कंसर्न विद द इंपैक्ट ऑन द स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट and internal resources, competencies and expectation and influence of stakeholders। कि सर जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी आप अकेले की नहीं है, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आपके साथ आपके इन्वेस्टर्स हैं। उधर से इन्वेस्टर कहते हैं कि भैया अच्छा रिटर्न कमा के दो, अच्छा रिटर्न कमा के दो। इधर से एम्प्लॉय कहता है मुझे अच्छी सैलरी दो, मुझे बोनस दो, मुझे इंक्रीमेंट दो, ठीक है। उधर से आपके सप्लायर्स कहते हैं मुझे टाइम पे पेमेंट को, हमें अच्छा बिजनेस दो। कस्टमर कहते हैं हमें अच्छा माल दो, मटेरियल दो। तो भैया मैनेजमेंट के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए बोला है स्ट्रेटेजिक पोजीशन इज कंसर्न विद द इम्पैक्ट ऑन स्ट्रेटेजी। किस किस चीज़ का इम्पैक्ट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है उसका इफेक्ट, इंटरनल रिसोर्सेज क्या है उसका इफेक्ट, कितने हम कॉम्पिटेंट हैं उसका इफेक्ट, स्टेक होल्डर क्या चाहते हैं उसका इफेक्ट, इन सब का इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेटेजी के ऊपर, और इन सब से मिलकर स्ट्रेटेजी डिजाइन होती है, राइट। चलिए अब यहां पे एक वर्ड ध्यान सुनिएगा, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सर पहले क्या होता था, ओरिजिनली पहले है ना, इन वर्ड को बोलते थे कॉर्पोरेट प्लानिंग, और अभी इस कॉर्पोरेट प्लानिंग को शिफ्ट कर दिया गया किसमें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे। तो अभी एक यही एमसीक्यू आया था एग्जाम में, ठीक है, और उसका आंसर होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन आया था। तो सर पहले वर्ड आता था कॉर्पोरेट प्लानिंग, जिसको शिफ्ट कर दिया गया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन आई थी एग्जाम में कि यहाँ पे डेस्क लगा दिया, व्हाट एसोसिएटेड टू विद द इंक्रीज ऑन द फोकस ऑन द कंपटीशन एज द सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और प्राइमरी गोल। कि सर ऐसा क्या है जो कंपटीशन पे फोकस करता है और उसके हिसाब से चलता है, तो वो सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब आपको ध्यान रखना है, कॉर्पोरेट प्लानिंग भी पूछ लेना, एक्सप्लेन द कॉर्पोरेट प्लानिंग, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ही एक्सप्लेन करना है। आप ये कहिए कि अर्लियर इट वाज कॉर्पोरेट प्लानिंग, नाउ दिस इट इज टर्म्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है वो आप डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कैसे हम अप्लाई करते हैं वो यहाँ बताया गया है, आपको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मुझे बोला गया कि सर दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है और आप बताइए क्या स्ट्रेटेजी लगाएं, ठीक है। मुझे बोला गया कि सर एक कंपनी है, मान लीजिए गैल कंपनी है, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप बताइए हम क्या करें, स्ट्रेटेजी बताइए, राइट, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की जब मुझे स्ट्रेटेजी बनानी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा कि भैया एनवायरमेंट में क्या क्या है, पहले ये बताओ। मतलब एनवायरमेंट का मतलब वो चीज़ें जिनसे हम इफेक्ट होते हैं। देखो ये हम हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो एक तो हमारे एम्प्लॉय है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो हमारे एम्प्लॉय है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ठीक है। हमारे कस्टमर हैं वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हमारे सप्लायर हैं वो हमारा एक्सटर्नल है, ठीक है। हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट है, तो ये सब लोग हमें इन्फेक्ट करते हैं। इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर तो अंदर ही ले लेता हूँ, इन्वेस्टर अंदर हो गए, ठीक है। तो ये सब लोग है ना हमें इफेक्ट करता है। तो पहले हम समझेंगे कि ये सब लोग किस पोजीशन पे हैं, ये लोग क्या क्या काम का क्या कर रहे हैं। तो इट रेफर्स टू द मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग एंड डिसमिनेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले भैया आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या है और क्या क्या चाहते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या है और वो क्या क्या किस तरीके से चाहते हैं, पहले आप ये इकट्ठा करो। जब ये सब चीजें आ जाएगी फिर सोचेंगे कि अब हमें प्रॉब्लम क्या है और अब सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। द पर्पज इज टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट दैट विल शेप द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि सर पहले आप है ना, अच्छा ये भी है एक चीज, ये भी समझना, हम जब भी कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो पहले हमारा पर्पस पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमें ये देखना है कि इंटरनल और एक्सटर्नल कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है। बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेगी जो इन्वायरमेंट में है पर हमें इफेक्ट नहीं करती, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दैट विल शेप द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्यूचर बनाएगी, जो फ्यूचर बनाने में इफेक्ट डालेगी, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जिसका हमें फर्क नहीं पड़ता नहीं पड़ता, ठीक है। आगे आ जाइए सर। अब हमने इन्वायरमेंट को समझ लिया कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या जिस चीज के लिए हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसका एनवायरनमेंट क्या कहता है वो हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान। अब हम पॉलिसी बना रहे हैं, अब हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान्स फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे शॉर्ट वर्ड आ गया ना, तो शॉर्ट का मतलब भी मैं यहाँ पे लिख दूं, लिखा है वैसे तो SWOT है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। तो जब आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, हमें खतरा क्या है, ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। एनवायरमेंट समझा, अच्छा उन्हीं एनवायरमेंट से ये चीजें निकलती है। मैं ये और बता दूं आपको, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, इंटरनल इन्वायरमेंट से पता चलती है। इंटरनल इन्वायरमेंट को जब आप स्कैन करोगे ना तो आपको क्या पता चलेगा बताओ, आपको पता चलेगा स्ट्रेंथ कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा आपको पता चलेगा वीकनेस, दिख रहा है नहीं दिख रहा हूँ, स्ट्रेंथ और वीकनेस, चलो ऐसे लिख लो आप। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस बाहर से कभी नहीं आती, स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा अपने अंदर होती है, राइट। तो इन्वायरमेंट के अंदर से पता चलेगा क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है। स्ट्रेंथ पता चला कि हमारे पास मेन पावर बहुत बढ़िया है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे पास कैपिटल बहुत है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे पास इंफ्रा अच्छा है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो ये तो इंटरनली हुआ ना, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं है इसमें। वीकनेस क्या है, सर हमारे पास में इंफ्रा नहीं है,
ये वीकनेस हो सकती है। हमारे पास मेन पावर नहीं है, ये इंफ्रा हो सकती है। हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, ये इंफ्रा तो ये इंटरनल हो सकती है और ये सब वीकनेस हो सकती है। मार्केट में क्या होता है सर? मार्केट में होती है अपॉर्चुनिटी या फिर थ्रेट। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है? अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, सिंपल। तो ये एक्सटर्नल में होती है दोनों चीजें। तो जब आपने एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चल गया होगा कि हमें क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या हमारे पास थ्रेट है, क्या हमारे पास वीकनेस है और क्या हमारे पास स्ट्रेंथ है। उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है, जैसे क्रिकेट टीम है, आप समझिएगा, इंडिया का कोई टूर हुआ मान लीजिए, मैं ज़्यादा क्रिकेट मैच देखता नहीं हूँ, तो मान लेते हैं अपन कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कोई टूर्नामेंट होने वाला है। ठीक, और ये टूर्नामेंट जो होगा वो इंडिया में ही होगा, इंडिया में होंगे ये मैच, जो वेन्यू है वो इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है कि कैसे हमें डिफीट करना है ऑस्ट्रेलिया को। तो सबसे पहले ये अपने आप में देखेंगे कि हमारे पास कैसे खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे देखा कि जो ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो स्पिनर को नहीं खेल पाते, अपने पास स्पिनर कौन कौन है, तो इन्होंने देखा जी अश्विन है, जडेजा है, ऐसे इन्होंने कैलकुलेट किया कि हाँ स्पिनर अपने पास अच्छे खासे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? स्ट्रेंथ। सामने वाला इस चीज को नहीं खेल पाता और हमारे पास ये है, तो ये स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, वीकनेस क्या है सर? वीकनेस ये है कि हमारे पास तो 3 ही स्पिनर है। ठीक है, और 50 ओवर होने हैं, तो वो जो 20 ओवर होंगे उनको बच के करना पड़ेगा। ठीक है, वरना नुकसान हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये हो गया, ये वीकनेस हो गई। ठीक है, या फिर हमारे पास बैट्समैन मान लीजिए 5 ही है, 6 नहीं है, तो वो हो सकता है, तो ये वीकनेस हो सकती है। अपॉर्चुनिटी क्या है सर? अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि इंडियन ग्राउंड है। अब ये इंटरनल नहीं है, बेसिकली ये है एक्सटर्नल, इट्स नॉट इंटरनल, ये टीम के अंदर का हिस्सा नहीं है, पर ग्राउंड इंटरनल इंडिया का है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम उस ग्राउंड से वाकिफ है, वो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। क्राउड जो होगा, भीड़ में जो होगी, वो इंडिया की होगी ज्यादा, ये भी हमारे लिए एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मिलता ना, बूस्टअप मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, राइट। तो ये इंकरेजमेंट है। थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स ये है कि सर ऑस्ट्रेलिया के पास में अभी 2 बैट्समैन ऐसे जो फुल फॉर्म में है, वो थ्रेट हो सकता है। तो ये भी एक्सटर्नली हुआ ना, हमारे अंदर थोड़ी है, हमारी टीम में थोड़ी है, ये उनके यहाँ से आ रहा है, तो ये भी थ्रेट हुआ। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट को और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ओके, आगे आइए। बना ली पॉलिसी, अब लगा दो, तो लगा देते हैं। तो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी आर पुट इनटू द प्रैक्टिस थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाया, बजट बनाया, प्रोसीजर बनाया, जो भी बनाया उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी को लगा दो। देखो स्ट्रेटेजी कोई इक्विपमेंट नहीं है, जैसे मेरे पास ही है ना, ये यहाँ पे एक वायर पड़ा है मान लीजिए, तो ये तो है नहीं कि भैया ये स्ट्रेटेजी है, लो जी लगाओ ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, राइट। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी मतलब एक प्लानिंग ही तो है, माइंड का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आपने उसको कागज पे उतारा कि भैया ऐसे करना है, पहले ऐसा करना, फिर ऐसा करना, फिर ये करना, तो इंस्ट्रक्शन ही तो है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को आप इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, इन द फॉर्म ऑफ बजट, अब आपको लगता है कि बजट बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो बजट बना दो। आपको लगता है प्रोसीजर सेट करेंगे कि नहीं काम ऐसे नहीं होना चाहिए, इस सीक्वेंस में होना चाहिए, तो प्रोसीजर हो गया। समझ रहे हो? तो स्ट्रेटेजी इज नॉट ए फिजिकल थिंग, स्ट्रेटेजी इज ए वर्चुअल थिंग। तो उसको आप क्या करेंगे, आप प्रोग्राम में, बजट में, प्रोसीजर वगैरह में डालेंगे। ठीक है, और अपने डिसीजन उसके हिसाब से लेंगे और चलिए हो गया काम अपना, राइट। तो ये हमने स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दी। अब होता क्या है सर, अगर आप किसी भी चीज़ के मैनेजमेंट की बात करते हैं, और मैनेजमेंट मैंने बताया अभी कि स्ट्रेटेजी हमेशा फ्यूचर के लिए चल रही है, और फ्यूचर में जरूरी नहीं है वो सब कुछ वैसा होगा जैसा हमने सोचा हुआ है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा सर? ऐसे में हमें ये करना होगा कि हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम कि हमने जो स्ट्रेटेजी लगाई वो प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही, और उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इट इन्वॉल्व द प्रोसेस थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी परफॉर्मेंस आर मॉनिटर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस आर कंपेयर्ड टू द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। ये पॉइंट आएगा। बोलो आगे बात सुन, बताइए यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए भाई, पहले यहां तक बताइए, फिर बात करेंगे हम ब्लू ओशन रेड ओशन की। यहां तक बोलो,
ठीक है, आगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है हमारा, और ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, आइए देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू ओशन और रेड ओशन, ये है कॉन्सेप्ट, ब्लू ओशन और रेड ओशन। व्हाट इज ब्लू ओशन, व्हाट इज रेड ओशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आया हुआ टॉपिक भी है ये। ठीक है, नाम से आप समझ जाएंगे सर, नाम से समंदर कैसा होता है, ब्लू होता है रेड होता है सर, नॉर्मली तो ब्लू ही होता है, लगता है ना, पानी होता है तो ब्लू ही दिखता है आपको, दिखता वो आसमान की वजह से है पर ब्लू ही दिखता है। रेड ओशन तो बड़ा खतरनाक है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं, किस एस्पेक्ट में कहना चाह रहे हैं वो समझिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी वाज coined by W. Chang Kim and Rennie Maubogen in their book। नाम से मैं समझा देता हूं, मतलब पढ़ने से पहले मैं समझा दूं तो ज्यादा अच्छा मजा आएगा आपको। देखिए क्या होता है सर, आज आप यंग हो गए, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, आप नहीं चाहते कि सीएमए बनने के बाद मैं जॉब करूं, तो आपने क्या किया, अपना बिजनेस करने की सोची। अब सर बिजनेस करने की आप सोचते हो तो क्या सोचोगे, आज एक बार विजुअलाइज करो, आज आपको बिजनेस सोचना हो कि क्या बिजनेस करूं, तो आप सोचोगे कि सर मैं रेस्टोरेंट खोल लूंगा, आप सोचोगे कि मैं मान लीजिए कोई सोचेगा मैं ब्यूटी पार्लर खोल लूँ, कोई सोचेगा मैं मैन्युफैक्चरिंग कर लूँ, कोई सोचेगा मैं मिनरल वाटर प्लांट लगा लूँ, कोई सोचेगा मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लूँ, तो ऐसे ख्याल आपके मन में आएंगे। ठीक है, तो सर ऐसे बिजनेस जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें बहुत कंपटीशन है, जिसमें बहुत मार काट है, आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कोई बात बनेगी, समझ गए। तो ऐसे मार्केट को रेड ओशन बोला। रेड ओशन क्यों, क्योंकि रेड डिनोट करता है खतरे को, ब्लड को, राइट। तो इसलिए ऐसे मार्केट को जिसमें बहुत कंपटीशन है, बहुत मारकाट है, ऐसे मार्केट को रेड ओशन बोला गया है। आई बात समझ में, ठीक है। और ऐसा मार्केट जिसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, जैसे समंदर में ना कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा, आपका कोई अंत नहीं मिलेगा उसका, तो वैसे ही ऐसा मार्केट जिसमें अपॉर्चुनिटी भरमार हो, उसे क्या बोला गया है, रेड ओशन बोला गया है। अब सर ऐसा कौन सा मार्केट आ गया जिसमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी और हमें नहीं पता, ठीक है। तो सर बात यही है, हमें नहीं, किसी को नहीं पता। एक्चुअली ऐसा मार्केट जिसका हमें नहीं, हम ये मान के चलते हैं किसी को नहीं पता, ऐसे मार्केट को बोलते हैं ब्लू ओशन, ठीक है। अनटैप्ड मार्केट, इसको एक और बोलते हैं हम अनटैप्ड मार्केट। अनटैप्ड मार्केट का मतलब जिसको किसी ने छुआ नहीं अभी तक, मतलब उसमें कोई आया ही नहीं, तो कहने का मतलब है आपको एक नई सोच लानी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर देखिए क्या है, आज से 15-20 साल पहले चलते हैं अपन। आज से 15-20 साल पहले तक हम राशन पानी कैसे खरीदते थे, ठीक है। हम तो क्या खरीदते थे, हमारे पेरेंट्स, तो पेरेंट्स सर अपने जो भी जान पहचान की शॉप होती थी वहाँ जाते थे, भैया ये सामान पैक कर दो, ये पैक कर दो, और वो सामान थैले में डाल के ले आते थे, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ, घर पे फ़ोन आए, पहले तो फ़ोन भी नहीं थे ना, फिर घर पे फ़ोन आए, तो फ़ोन में सर ऐसा होने लग गया कि जान पहचान वाले को फ़ोन किया और सामान लिखवा दिया कि ये सामान पैक करके रखो, मैं आ रहा हूँ, मैं ले लूँगा। या तो वो, या फिर तुम किसी घोड़ा गाड़ी में, है ना, उस टाइम वो चलते थे, तो घोड़ा गाड़ी में या फिर किसी ऑटो में, किसी रिक्शा में डाल के भेज दो, मैं यहाँ पे उतार लूँगा, अपन हिसाब बाद में कर लेंगे। ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं था ना, तो हिसाब कर लेंगे, तुम तो ये कर लो। फिर ये चला, मतलब थोड़ा सा एडवांस हुआ, अब मुझे जानने की जरूरत नहीं थी, हम ऑर्डर फ़ोन पर लिखा देते और माल आ जाता घर पर, ठीक है। थोड़े दिन और आगे बढ़े सब, थोड़े दिन और आगे बढ़े, कंपटीशन बढ़ा, तो दुकानदारों ने कहा कि सब जान पहचान की जरूरत नहीं है, आप तो अनजान भी है, तो आप फ़ोन पे हम सामान लिखाइए, हम भेज देंगे, घर पे पैसे दे देना। तो एक तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर वाला सिस्टम चालू हो गया, ऑनलाइन मतलब फ़ोन पे ऑर्डर वाला सिस्टम हो गया। फिर सर और बात आगे बढ़ी, और आगे बढ़ी, तो फिर डिपार्टमेंटल स्टोर चालू हो गए, ठीक है। फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स की कहानी स्टार्ट हो गई। अब डिपार्टमेंटल स्टोर की कहानी स्टार्ट हो गई तो उसके आगे और चले तो सर फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये चालू हो गए। तो हमें घर बैठे हुए मोबाइल क्लिक से, क्योंकि अब तो मोबाइल आ चुके थे, तो घर बैठे मोबाइल क्लिक से सामान मिलना स्टार्ट हो गया। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे एक आइडिया आया एक दिन बैठे बैठे कि मैं ना कोई ऑनलाइन स्टोर खोल लेता हूँ, ऑनलाइन माल बेचूंगा।
फिर मुझे लगा कि यार मैं क्या बेचूंगा, ऐसे तो हजारों लोग बेच रहे हैं, हजारों लाखों लोग बेच रहे हैं पहले से ही, ठीक है, तो मैं कहाँ से बेचूंगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। एक सेकेंड ना, ठीक है, तो ठीक है, तो मैंने कहा यार ये तो ऑनलाइन बेचने में तो कोई फायदा लग नहीं रहा, ठीक है, तो मैंने कहा छोड़ो यार। तो आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो यही सोचते हैं कि मैं पहले ऑनलाइन बिजनेस करूंगा, और सोच के फिर सोचते हैं कि यार खोल भी लेते हैं, बहुत सारे तो ओपन भी कर लेते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता है, बहुत सारे लोग फॉर्म बनाते हैं, थोड़े दिन चलाते हैं, फिर कहते हैं नहीं 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 बिक रहा माल, नहीं बिक रहा, बंद कर देता है। पर किसी ने दिमाग लगाया, किसने दिमाग लगाया, पहले एक ऐप चलती थी, आई थिंक ग्रोफर्स करके चलती थी, राइट, तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि सर अमेजोन माल डिलीवर कर रहा है, नो डाउट, फ्लिपकार्ट माल डिलीवर कर रहा है, नो डाउट, पर ये लोग माल डिलीवर कर कब रहे हैं, ये माल तो डिलीवर कर रहे हैं 2 दिन में, 3 दिन में, तो अगर किसी को इमरजेंसी है तो, घर पे गेस्ट आ गए, नमकीन नहीं है, घर पे गेस्ट आ गए, मिठाई नहीं है, तो मिठाई तो चलो मान लीजिए जोमेटो स्विगी ये सप्लाई कर देंगे, तो ये तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, पर आलू चाहिए किसी को भैया, अब आलू तो जोमेटो स्विगी भी नहीं देता, और फ्लिपकार्ट अमेजोन भी नहीं देता, वो भी 2 दिन बाद देगा, और जोमेटो वगैरह तो देते नहीं है, ये इसका क्या सॉल्यूशन है, चीनी खत्म हो गई, इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, चॉकलेट देनी है, बच्चे आए हुए घर पे उनको, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो उन्होंने ब्लिंकिट लेके आए कि सब ब्लिंकिट जैसा ऐप लॉन्च करते हैं हम, तो 10 मिनट में आपको डिलीवर कर देंगे जो भी चाहिए। अब वो पहले तो आया था इमरजेंसी पर्पज के हिसाब से, अब लोगों को पड़ गई आदत, है ना, पहले तो इमरजेंसी था कि कोई अचानक आ गया, कुछ है, आना है जाना है, अब हो गई आदत, अब आदमी ढील बोलता ना, ये सारी ऑनलाइन चीजें हमको क्या बना रही है, लाचार बना रही है, वैसे देखा जाए तो आलसी बना रही है। अब आदमी शॉपिंग करने नहीं जाता, पहले क्या होते थे, मंथली राशन खरीदते थे, अब वो भी नहीं जाता, क्या करना है, जरूरत होगी तो ब्लिंकिट कर लेंगे, 10 मिनट में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, तो आदमी आलसी हो गया। पहले ना जाता था, 1 महीने का राशन खरीद के लाके लेके आता था, अब वो कहता मैं क्यों पैसा इन्वेस्ट करूं, जब चाहिए होगा 10 मिनट में आ जाएगा। तो ये था अनटैप्ड मार्केट कि हाँ 10 मिनट में कोई नहीं दे रहा, राइट। फिर इसको देख के और बहुत सारे आ गए, मिल्क बास्केट, जेप्टो, जियो मार्ट, बहुत सारे आ गए, राइट। तो ऐसे ये है अनटैप, मतलब सोचा, अब जिसने सोचा उसने कमाया, और जो सोच नहीं पाया वो नहीं कमाया, राइट। तो ये है ब्लू ओशन, आई बात समझ में, ठीक है। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी डिनोट द ऑल इंडस्ट्रीज विच आर करेंटली नॉट इन एग्जिस्टेंस, ऐसी इंडस्ट्री जिसका अभी कोई अस्तित्व है ही नहीं, समझ गए बात को, ठीक है। एंड रिमेन अनएक्सप्लोर्ड, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, अननोन, अनअटेंडेंट, कि सर अभी तक उसमें कोई घुसा ही नहीं है, तो उसमें तो अभी कोई कंपटीशन है ही नहीं, वो तो खाली पड़ा है, जाओ ना, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, राइट। इन द ब्लू ओशन डिमांड इज क्रिएटेड, अब ये वर्ड याद रखिएगा, डिमांड इज क्रिएटेड रादर देन फाउट ओवर, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सीएमए पढ़ाना स्टार्ट किया, समझना बात को, ठीक है, मैंने सीएमए पढ़ाना स्टार्ट किया, उस टाइम पे कोई सीएमए पढ़ाता ही नहीं था, 10 साल पहले कोई सीएमए पढ़ाता ही नहीं था, तब मैंने सीएमए पढ़ाना स्टार्ट किया। तो हम तो डिमांड क्रिएट कर रहे थे, जो भी बच्चा एडमिशन लेगा उसको नाम हमारा ही पता है, वो अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा, हमें एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं थी, वो जाएगा कहाँ, ठीक है। हमारे पास फोन आते थे कि सर मैं जस्ट डायल से बोल रहा हूँ, आप अपने बिजनेस का प्रमोशन करवा लो हमसे, ठीक है। मैं ये रियल केस बता रहा हूँ, मैंने कहा भैया क्या प्रमोशन कराऊं, बोले सर लोग जब सर्च करेंगे ना कि हमें सीएमए क्लासेस चाहिए तो आपका नाम दिखेगा। मैंने कहा भाई वैसे ही मेरा ही दिखेगा, ठीक है, वो ढूंढेगा, उसको पूरे जयपुर में कहीं क्लास ही नहीं मिलेगी, मेरी ही मिलेगी, तो जाएगा कहाँ वो, समझ रहे बात को। इंस्टीट्यूट जाएगा रजिस्ट्रेशन कराने, वहां पूछेगा तो वही कहेंगे एक ही क्लास चलती है, तो मुझे जरूरत ही नहीं एडवर्टीजमेंट की, राइट। तो वो अनटैप्ड मार्केट, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सीएमए का मार्केट कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं था, ऐसे कोई सीए वाला मिक्स करके पढ़ा रहा है वो बात है। अब आज इतने सारे इंस्टीट्यूट हो गए, तो अब जो नया बंदा एंटर करता है इंडस्ट्री में, उसे लड़ाई करनी पड़ती है, 4 बच्चे इसके खींचो, 4 उसके खींचो, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो बात को, यस। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में मार्केट को बनाया जाता है, ना कि, ठीक है। अब सोचो आप, जेप्टो का मार्केट था थोड़ी, बनाया, ब्लिंकिट का मार्केट था थोड़ी, बनाया, उसको किसी से छीनना ही नहीं पड़ा, उसने नया मार्केट बनाया,
राइट। ओके, आगे सुनिए। देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ इन द बोथ प्रॉफिटेबल, है ना, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और वो फायदेमंद भी है और फास्ट भी है। ठीक है, फास्ट है क्योंकि, है ना, कंपटीशन में तो आपको धीरे धीरे लड़ लड़ के तोड़ने पड़ते हैं कस्टमर, अभी तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बात ही खत्म। अब एक चीज सोचो आप, अभी ये जैसे है ना मोबाइल चल रहा है, मोबाइल में आपको कॉलिंग मिलती है और इंटरनेट मिलता है। कल को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि सर ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसमें ऐसा है कि आपको 500 GB पर सेकंड की तो स्पीड मिलेगी इंटरनेट की, है ना, लाइफ टाइम कॉलिंग फ्री मिलेगी, ऐसा कुछ हो, मतलब टेक्नोलॉजी अलग ही हो, प्लस आप इसमें वर्ल्ड में कहीं भी कॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ आ जाए मान लो, तो वो तो एक अलग ही मार्केट हो गया ना, अनटैप्ड मार्केट। तो आराम से उसमें खेलेगा जो भी उसको लेके आएगा टेक्नोलॉजी को, राइट। ओके, इन द ब्लू ओशन कंपटीशन इज इररिलेवेंट, ये वर्ड याद रखिएगा, इस पे एमसीक्यू आया हुआ है ना। ऐसे एमसीक्यू बन रहे हैं आजकल, क्या करते हैं, किसी भी लाइन को उठा लेते हैं और उसका एक एमसीक्यू बना देते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन इज इररिलेवेंट इन विच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, ऐसे बना दिया। तो ब्लू ओशन में है, रेड ओशन में है, दोनों में है, दोनों में किसी में नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपटीशन होता ही नहीं है। ठीक है, एज द लैंडस्केप इज न्यू, एंड द लैंडस्केप इज न्यू मतलब सर जमीन नहीं है ना, लैंडस्केप न्यू मतलब कि सर अभी तो इसमें कोई आया ही नहीं, तो कहीं का कंपटीशन। ठीक है, ओके, ब्लू ओशन हैज बीन यूज्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड हो गया। ब्लू ओशन हैज बीन यूज्ड हियर बाय एनालॉजी टू डिस्क्राइब द वाइडर। अब देखो ब्लू ओशन वर्ड क्यों यूज किया सर, ब्लू ओशन इसलिए किया क्योंकि समुद्र जो होता है ना वो बहुत वाइडर होता है, फैला हुआ होता है और बहुत दूर तक होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दैट्स वाई हमने ये लिखा है। अभी भी ऐसे बहुत सारे एरिया है जो अनएक्सप्लोर्ड है। ठीक है, वो अनएक्सप्लोर्ड है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे माइंड में एक है ना कोई बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं, पर हम तो इसमें इंगेज रहते हैं प्रैक्टिस वगैरह में और पढ़ाने में, तो नहीं कर पाते। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, है ना, आपको अच्छा लगे तो लगा लेना, अप्लाई कर लेना। देखो सर, आप रेलवे स्टेशन गए हो, आप बस स्टैंड गए हो, ठीक है, हमारे बस स्टैंड्स की हालत क्या है ये बताओ, हमारे बस डिपो की हालत क्या है आपके हिसाब से? मुझे लगता है बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत क्यों है? ठेले लगे हुए हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, वॉशरूम में गंदगी हो रही है। अगर बाई चांस आपको बस स्टैंड पे 2 घंटे रुकना पड़ा, आपकी बस लेट है या बस आई नहीं है, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। या तो खड़े खड़े हालत खराब हो जाएगी या वो गंदगी को देख के हालत खराब हो जाएगी। स्टेशन पे भी यही हालत होती है। हाँ, कुछ बड़े स्टेशन पे आपको वेटिंग एरिया की फैसिलिटी मिलती है, हालांकि वो भी इतने कंफर्टेबल नहीं होते, पर मिलती है। ठीक है, तो मेरे माइंड में एक ख्याल आया था एक दिन बैठे बैठे कि सर हम एक ना वेटिंग एरिया का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, तो हम जितने भी मेजर बस स्टैंड्स वगैरह हैं, बड़े बड़े शहरों में बात कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे हम बढ़िया वेटिंग एरिया बनाते हैं और उसका आवर के हिसाब से चार्ज लगाओ आप कि 1 घंटे के 50 रुपए। ठीक है, और बढ़िया उसमें आप एसी की फैसिलिटी दे रहे हैं, है ना, एसी दे दिया, क्लीन बाथरूम दे दिए। ठीक है, किसी को सोना है तो सोने की फैसिलिटी दीजिए कि भैया 2 घंटे 4 घंटे सोने का चार्ज ये है, राइट। तो मुझे लगता है कि सर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? अब मान लीजिए स्टेशन पे है, किसी की ट्रेन लेट हो गई, सब अब ट्रेन लेट हो गई 6 घंटे, अब उसके पास मजबूरी है, उसको प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहना पड़ेगा। पर अगर उसको पता है कि प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही स्टेशन के बाहर एक बढ़िया फैसिलिटी है, 100 रुपये लेगा और एसी में सोने को मिलेगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑप्ट कर लेगा। अब ये एक तरीके का अनटैप्ड मार्केट मुझे लगता है, क्योंकि पर्सनल ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। जो बस स्टैंड वालों की है वो है, जो स्टेशन वालों की है वो है, हालांकि वो भी हर स्टेशन पे बढ़िया नहीं होती है, राइट। यस, तो उसको थोड़ा सा और पॉलिश करके उसमें आपने टीवी लगा दिए, उसमें कुछ आपने गेमिंग जोन लगा दिए, तो वैसा कुछ लगा के आप कर सकते हैं, तो एक अच्छा मार्केट हो सकता है। ठीक है, आगे, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी इज फोकस्ड मोर ऑन द न्यू ट्रेंड्स और डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इज क्रिएटिंग इन ए न्यू मार्केट based on it. ठीक है, blue ocean are a more unoccupied market, much known. The blue ocean market is mostly concentrated on providing values and created values and it's created based on that. ठीक है, इन द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, अब देखो, अब इसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं निकल रहा, क्योंकि जो मेन करक्स था वो यहाँ पे आ चुका है। तो आपको भी टॉपिक इसी हिसाब से पढ़ना चाहिए कि आपको करक्स पकड़ में आ जाए कि इसमें ये चीज है, इसका सेंस ये है और मुझे इसमें ये लिखना है। अब चाहो तो आप इसमें 4-5 एग्जाम्पल ठोक दीजिए कि सर टेलीकॉम कंपनी में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो ब्लू ओशन नहीं है, वो रेड ओशन है, पर अगर इस फील्ड में जाए तो यहाँ पे ब्लू ओशन आ सकता है। तो ऐसे 2-3 चीजें आप बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन अ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इज क्रिएटेड विच इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। अब देखो, आसान भाषा में फिर समझा दिया,
और जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। हाँ, दो बातें ध्यान से सुनना। सर जो प्रोडक्ट है वो तो मार्केट में नहीं है, पर जो समस्या है वो मार्केट में ऑलरेडी है। कितना मजेदार बात कही कि सर हमारे पास ऑलरेडी एक समस्या है पर उस समस्या का समाधान नहीं है, और वो समाधान अगर आप लेके आते हैं तो आप ब्लू ओशन कैटेगरी में जा रहे हैं। ठीक है, ओके। द ब्लू ओशन पेज ए लॉट ऑफ अटेंशन टू द वैल्यू एंड इनोवेशन एस्पेक्ट। दिस इज व्हाट द ऑथर्स कॉल रिकंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू। ठीक है, तो ये ऑथर इसको रिकंस्ट्रक्शनिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये टेबल आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद करनी है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दोनों में डिफरेंस बताओ, या फिर इनमें से, जैसे अभी एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं आया था वो एमसीक्यू इसमें से आया था। ठीक है, 3 पॉइंट इसके दे दिए, 1 पॉइंट इसका दे दिया, ये वाला मार्केट इज इररिलेवेंट वाला। अब इसमें से बोला कि बताओ जी इसमें से ब्लू ओशन कौन सा डिनोट करता है, तो आपको बताना है कि ये ब्लू ओशन के रिस्पेक्ट में ये बात सही है। ठीक है, इस तरीके के एमसीक्यू बन सकते हैं। और अगर 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो ये टेबल बनेगी कि दोनों में डिफरेंस बताओ। ठीक है, ओके, तो सुनिए, जैसे ऐसा आ गया, डिस्क्राइब द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेड ओशन स्ट्रेटेजी, इस तरीके से। तो सुनिए सर, रेड ओशन में क्या होता है, आप एग्जिस्टिंग मार्केट में मेहनत कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है सर, इसमें अनकंटेस्टेड मार्केट है जिसमें पहले से कोई है ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है सर इसमें कंपटीशन को बीट करना पड़ता है आपको। यहाँ पे बीट होना चाहिए मेरे हिसाब से, बोर्ड की जगह बीट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इररिलेवेंट है सर, कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है, एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, एग्जिस्टिंग डिमांड को आपको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, जबकि यहां पे आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। डिमांड है ही नहीं, डिमांड भी नहीं है, पर आपको बनानी पड़ेगी। जैसे लोगों को पता चलेगा अच्छा ऐसी कोई चीज है तो डिमांड अपने आप बनना स्टार्ट हो जाती है। सर मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नया देना, मतलब कुछ सस्ता देना पड़ेगा, कुछ एड आउट करके देना पड़ेगा, इस तरीके से बनाना पड़ेगा। यहां पे है ब्रेक द वैल्यू ट्रेड ऑफ। ठीक है, सिस्टम नया ही है, बिल्कुल एकदम सब कुछ नया है। ठीक है, ओके। अलाइन द होल सिस्टम ऑफ ए फर्म एक्टिविटी विद इट्स स्ट्रेटेजिक चॉइस ऑफ डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट। हमने बताया था कि सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलता है, या तो आप कुछ नया दो या आप उसी चीज को कम रेट में दो। तो यहाँ पे यही बोला ना, डिफरेंशिएशन मतलब कुछ नया दो, या लो कॉस्ट उसी चीज को सस्ता दो। तो रेड ओशन में आपको ये करना पड़ता है, या तो आपको कुछ नया चीज देनी पड़ती है नई। जैसे मैंने बताया कि टेलीकॉम कंपनियां क्या करने लग गई आजकल, कि जैसे जियो ने ना वो जियो हॉट स्टार फ्री दे दिया अपने रिचार्ज के साथ, तो ये एक एड ऑन हो गया। तो लोगों को लगता है कि इस कंपनी के बजाय ये ले लेते हैं, ये काम आ जाएगा एंटरटेनमेंट के लिए, राइट। या लो कॉस्ट हो गया कि चलो जी वो रिचार्ज 250 का दे रहे हम 200 में दे देंगे। तो ये दो चीजें यहाँ पे काम कर सकती है। इसमें क्या होना है सर, यहाँ पे सिस्टम को लगाने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक ये मिसप्रिंट है क्या, ठीक है। यहां पे ये बोला गया कि सर आपको तो काम करना है, डिफरेंशिएट तो ऑटोमेटेड की है, पहले से ही है, वो डिफरेंशिएटेड ही है, राइट। ठीक है, और पहले से उसकी कोई कॉस्ट है ही नहीं कि लो कॉस्ट में जाने की क्या जरूरत है। अरे भाई पहले से मार्केट में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, तो मैं 100 रुपए में लॉन्च करूं तो उसकी रेट 100 हो गई, मैं 500 में लॉन्च करूं तो उसकी रेट 500 हो गई। उसमें ये थोड़ी है कि पहले वाले से कम दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं। जब मार्केट में प्रोडक्ट है ही नहीं तो नए पुराने के कंपैरिजन होगा कहां से, राइट। बताइए, ये है पॉइंट। तो ये हमारा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी विद द विजन मिशन एंड कल्चर। ये 8.2 का मतलब है कि 8वें चैप्टर में बहुत सारी यूनिट्स है। आई थिंक 8वें चैप्टर में 7 यूनिट है, राइट। और हमने उनको मॉड्यूल के जैसे ही, बिल्कुल मॉड्यूल के जैसे ही हमने उनको रखा है और हमने उसको फिल्टर किया है, राइट। तो यहाँ पे हमारी जो पहली यूनिट है 8.1 वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। 8.1 यूनिट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ऐसे 8.2 चलेगा, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 9 आएगा, फिर 9.1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलेगा। तो 4 चैप्टर है पर उनमें यूनिट्स बहुत सारी है, राइट। तो एक एक करके हम सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। क्लियर है? बताइए, यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। यहां तक कोई भी डाउट है किसी को तो बोलिए, ठीक है। ये ब्लू ओशन वाला और रेड ओशन वाला जरूर से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये 3 लेवल की स्ट्रेटेजी जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। और ये डेफिनेशन जरूर से पढ़िएगा। अभी तक जो पढ़ाया उसमें ये सारी चीजें काम की है। और पहला वाला वर्ड, पहला जो पैराग्राफ है कि स्ट्रेटेजी होती क्या है, ये जरूर से पढ़िएगा। अभी तक जो पढ़ाया उसमें इंपॉर्टेंट ही है। हालांकि मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट के चक्कर में पढ़ो ही मत ना, सब कुछ पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है। मुश्किल से
75 टू 80 पेजेस के नोट्स हैं मेरे, और सब कुछ इसमें इंक्लूड है, तो क्या जरूरत है फिल्ट्रेशन करने की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस रेगुलरली लेते रहें, पर एक दिन में 1 या 2 से ज़्यादा क्लासेस को रिकॉर्डिंग में ना देखें। लाइव में आप कितनी भी ले लो, जो लोग लाइव ले रहे हैं उनको टेंशन नहीं है, रिकॉर्डिंग वाले एक दिन में 2 से ज़्यादा क्लास किसी भी हालत में ना लें। ठीक है, उससे फिर एफिशिएंसी नहीं निकलते हैं। ठीक है, थैंक यू।